ओह, तुम आ गए हो। बैठो बैठो। पहले बताओ राय की क्या हालत है? पिछले 1 साल से तो एक जैसा हाल ही है। पहले मेरी परिवार कितना खुशहाल था, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी परिवार के ऊपर। बेटी दामाद दोनों एक साथ हादसे में मर गए। बेटी तब से पत्थर बनकर जिंदा है। समझी पत्नी। आज रोहिंगा ने मुझे पास के गांव के श्याम सुंदर ओझा के बारे में बताया था। वो कौन है? वो हिमालय से आया है। एक बहुत बड़े ओझा है। वो अंधे हैं, लेकिन भूत प्रेत डायनियों को वो अपना नौकर बनाकर रखते हैं। ईश्वर के साथ उनका सीधा संपर्क है। सुबह 4 बजे से लोग उनके दर्शन के लिए भीड़ लगाते हैं। जरूर उनके पास बहुत शक्ति होगी, तभी तो लोग जाते हैं। मुझे लगता है हमारी राय को उनके पास एक बार ले जाना चाहिए। क्या कहती हो? सब मंदिर मस्जिद में तो राय के लिए दस्तक दी है। चलो चलो, अब किसी ओझा के पास चलते हैं, अगर कुछ अच्छा हो जाए। तो चलो पत्नी, कल ही निकल पड़ते हैं वो श्याम सुंदर ओझा के पास। हाँ जी, चलो चलो। कल सुबह सुबह राय को लेकर निकल पड़ते हैं। अरे विभू, लगता है तुम उठ गए हो। हाँ, कल की नींद बहुत ही जबरदस्त आई। वाह 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 वाह, जमींदार चैन से सो रहा है, मतलब राज्य में सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, वो आपने ठीक कहा मामा। ये सब कुछ संभव हुआ है गणेश की वजह से। गणेश अकेले ही चारों तरफ का इतना ख्याल रखता है कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हाँ हाँ। गणेश ने तुम्हें कैसे वश करके रखा है, ये मुझे समझ नहीं आता है विभू। ये कौन सी जगह है दादाजी? आप लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये ज्ञानी बाबा का आश्रम है। इस बाबा का नाम श्याम सुंदर है। वो अंधे हैं, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकता है। इस धरती पर वो ईश्वर के दूत है। सुनिए दादाजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे ये ओझा जादू टोना मंत्र वाला पानी पसंद नहीं है। मैं अभी घर जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, गुस्सा मत करो, तुम इनके पास चलो। देखना, वो तुम्हें सही बुद्धि देंगे। हाँ बेटी, चलो चलो, हमारी तरफ देखकर एक बार अंदर चलो। अगला भक्त आ जाइए। इसके बाद बाबा को भोग चढ़ाने का समय आ जाएगा। आश्रम बंद रहेगा। चलो चलो, अंदर चलो। बाबा बाबा, मैं अपने इकलौती पोती को लाया हूँ बाबा। हिंग चिंग झटपट। इसके माँ बाप दोनों ही हादसे में मर गए हैं। बहुत मुश्किल से इसकी जान बचाई है। माँ बाप को खोने के बाद ये एकदम पत्थर जैसी हो गई है। आप इसको ठीक कर दीजिए बाबा। हिंग चिंग झटपट। हिंग चिंग झटपट। हिंग चिंग झटपट। हिंग चिंग झटपट।
नहीं नहीं, मम्मी, पापा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? खूनी, खूनी, खूनी। ये कोई साधु नहीं है, कोई ओझा नहीं है, ये एक खूनी है, ये एक डाकू है। इसने मेरी मम्मी पापा को मारा है। इंग चिंग चटपट, इंग चिंग चटपट। क्या कह रही है ये बच्ची? ये क्या पागल हो गई है? जी 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 जी, एक साधु को डाकू बोलकर बेइज्जत कर रही है। बेटी राई, तुम चुप हो जाओ। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। दादाजी दादी मत, तुम लोग इस आदमी के बात पर विश्वास मत करो। ये झूठ बोल रहा है। वो असल में एक डाकू है। जब उसने मेरे मम्मी पापा को मारा था, तब मैं पास में पलंग के नीचे छुप गई थी और तभी मैंने पलंग के नीचे से देखा और इस यिंग चिंग चटपट बात से मैं तब से परिचित हूँ। ये बात, ये आवाज मुझे सुबह से रात तक पूरा सपना बनकर पीछा करती थी। आज फिर से वही आवाज, वही बात मैंने सुनी। अब मेरे धैर्य की सीमा पार हो रही है। अगर उसने एक और बेकार बात की मेरे नाम पर, तो मैं अभी मंत्र पढ़कर उसे पत्थर बना दूंगा। नहीं, नहीं बाबा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप ऐसा मत कीजिए। इसने अनजाने में गलती कर दी है। इसको माफ कर दीजिए। वो बच्ची है। मैं इधर से जाता हूँ। वो छोटी सी बच्ची, वो मुझे पकड़ेगी। लड़की तो रोते रोते सो गई जी, कुछ खाया भी नहीं। जी सुनो ना, मुझे लगता है राय झूठ नहीं बोल रही। राय कभी झूठ नहीं बोलती। मैं भी अपनी बच्ची पर उतना ही विश्वास करता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, बाबा तो अंधे हैं, वो किसी का खून कैसे करेंगे? जी एक बात सुनो ना, एक बार गणेश के साथ इस बारे में बात की जाए तो वो तो बहुत होशियार है और हमारे जमींदार के भी बहुत करीब है। ठीक कहा, वो ही करूँगा। मैं कल ही जाऊंगा गणेश के पास। गणेश बेटा, मेरी पोती राय की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। माँ बाप मरी हुई लड़की हमेशा चुप ही रहती है, लेकिन श्याम सुंदर ओझा को देखने के बाद इतना गुस्सा हो गई कि क्या बताऊं। उसे किसी तरह पकड़कर घर लाया, लेकिन घर आने के बाद भी वो नींद में भी एक ही बात कही जा रही है। वो श्याम सुंदर ओझा ही उसकी माँ बाप का खूनी है। लेकिन मैंने तो सुना है वो अंधे है, वो देख पाते हैं क्या? हाँ, लेकिन राय कह रही है श्याम सुंदर ओझा देख सकता है, हमारे सामने अंधे होने का नाटक कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर उस ओझा का थोड़ा परीक्षा लेना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस ओझा की आंखों से पर्दा हटाकर ही रहूंगा। सत्य की जीत होगी। तुमने मुझे बहुत शांति दी बेटा। आप बस मेरा आमंत्रण उस ओझा तक पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। हाँ, बाकी मैं देख लूंगा। इंग चिंग चटपट, इंग चिंग चटपट। हुजूर, हुजूर, मैं एक साधारण साधु हूँ।
मुझे आपके दरबार में क्यों बुलाया गया है? इस तरह से बेइज्जत करने की क्या मतलब है हुजूर? हमारे खिलाफ बहुत शिकायत मिली है श्याम सुंदर। शिकायत? हिंग छिंग छटपट, क्या शिकायत? वो मैं तुम्हें बताऊंगा श्याम सुंदर। अय्या, हिंग छिंग छटपट, हिंग छिंग छटपट। प्रहरी, इसको बंदी बनाओ। मतलब श्याम सुंदर, वो बच्ची ही ठीक बोल रही थी, तुम बिल्कुल भी अंधे नहीं हो। वो एक पाखंडी साधु है, उसने ही मारा है मम्मी पापा को। के माता पिता ने मेरा असली रूप देख लिया था, इसलिए उनको मारना पड़ा। बहुत अच्छा किया मारा। हिंग चिंग छटपट। जाओ, अब बाकी जिंदगी कारागार के पीछे छटपट करो, समझे? हिंग चिंग छटपट। गणेश, तुम धन्य हो, तुम्हारी तुलना तुम खुद हो गणेश। गणेश खुद हो। विभूति, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये किस तरह से तुम राज्य को चला रहे हो, सोच के देखो। क्यों, क्या हुआ? श्याम सुंदर ओझा को बेइज्जती करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। ये जिम्मेदारी तुम नायब को भी दे सकते थे। नायब सोच समझकर श्याम सुंदर ओझा को सजा देता। ये मत भूलो कि गणेश एक सिर्फ नौकर है। नए विभाग की जिम्मेदारी तुम्हारे बाद नायब की है, समझे ना? ठीक है, तो फिर मैं नायब और गणेश को एक जिम्मेदारी दूंगा। देखता हूँ कौन अपनी काबिलियत साबित करता है। नायब और गणेश, कल सुबह 6 बजे घर के सामने बैलगाड़ी तैयार करके रखना। तुम लोग तैयार हो क्या ना? जो हुकुम हुजूर। आप जो आज्ञा करे हुजूर। गणेश, ये लो चिट्ठी। तुम दोनों को ये चिट्ठी हतिमपुर के राजा को देनी पड़ेगी, और क्या करना होगा वो सभी इस चिट्ठी पे लिखा हुआ है, और वो महाराज पढ़ के ही समझ जाएंगे। जो हुकुम हुजूर। हतिमपुर के महाराज की जय हो। हुजूर, हुजूर, ये चिट्ठी मेरे मालिक यानी जमींदार बाबू ने आपके लिए भेजी है हुजूर। विभूति तो मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अचानक विभूति मुझे चिट्ठी क्यों लिखने लगा? कहाँ, दिखा मुझे, लेकर आओ चिट्ठी। मंत्री, आदेश दीजिए महाराज। नायब और गणेश को अभी के अभी कारागार में बंद करो। कल सुबह मैं दोनों को फांसी पर लटकाऊंगा। क्या? क्या कह रहे हैं आप? लेकिन हमने किया क्या है? महाराज, हमने क्या किया? हम तो सिर्फ चिट्ठी लेकर आए थे। नहीं मतलब महाराज, मैं कह रहा था कि मेरी बात कान तक नहीं गई? जाओ, अभी दोनों को कारागार में बंदी करो। जो हुकुम महाराज। गणेश, तुम इस तरह से कैसे बैठे हो मिट्टी की ढेर की तरह? हाँ, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? कल सुबह हमें फांसी पर लटकाएगा, तुमने सुना ना? तो सुनकर क्या करूंगा? आपकी तरह इधर उधर चक्कर काटूंगा। हाँ, बोलिए। ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना पड़ेगा। अचानक क्या ऐसा हुआ कि जमींदार बाबू ने हमें फांसी पर चढ़ाने की बात लिखी? नहीं, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। जमींदार बाबू ऐसा कभी नहीं कर सकते। सारा दोष मेरा है गणेश, मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने जमींदार बाबू को तुम्हारे खिलाफ उस्काया था, जिसकी वजह से जरूर उन्होंने ये कदम उठाया है। मुझसे गलती हो गई है गणेश, मुझे माफ कर दो और इस कारागार से मुक्ति दिला दो। सोचने दीजिए नायब साहब,
सोचने दीजिए। सोचो सोचो, हाँ हाँ मैं भी सोचता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, जिससे जो नहीं होता उसे वो नहीं करना चाहिए। सब लोगों से सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। आप बल्कि सोचने का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज तो तुम्हें जवाब देने का भी मन नहीं कर रहा है गणेश, कल तो मर ही जाएंगे। फांसी पे हिसाब खत्म, फांसी पे हिसाब खत्म। ना मैं खुद मरूंगा ना आपको मरने दूंगा। कल मैं जैसा जैसा करूंगा आप भी बिल्कुल वैसे ही करना। मेरे हाँ में हाँ मिलाना। राजी? तो मैं नहीं मरूंगा, बच जाऊंगा। हाँ बच जाएंगे और बाकी जिंदगी मेरे पीछे काठी करेंगे। मौत से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मेरी बस एक ही इच्छा है महाराज, मुझे जल्दी से फांसी पर लटका दीजिए। हाँ? ये कैसी इच्छा है? महाराज मेरा भी वही इच्छा है, मुझे पहले फांसी पर लटकाइए। गणेश से पहले मुझे लटका दीजिए महाराज। बाप रे, बाप रे बाप, फांसी पर लटकने की इतनी जल्दी? महाराज पहले मुझे चढ़ाइए, तभी तो मैं अगले जन्म में हातिमपुर का राजा बनूंगा। महाराज कृपा करके मुझे पहले फांसी दीजिए, उसके बाद नायब को चढ़ाना। नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। मैं पास के राज्य का नायब हूँ, मैं पहले फांसी पे चलूंगा। पहले मैं पहले पहले। उफ, ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। गणेश, तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? तुम हातिमपुर के राजा बनना चाहते हो? हाँ हुजूर, मैं राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने अनुरोध किया कि पहले मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मेरे जैसे महापापी को मत जिंदा रखिए हुजूर। नहीं नहीं महाराज, गणेश ने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। पूरी जिंदगी में मेरे पाप के 7 घड़े बढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे जैसे महापापी नरक के कीड़े को फांसी पर लटका देना चाहिए। महाराज मुझे लटका दीजिए। ये क्या मतलब है? फांसी पर पहले लटकने के राजा बनने से क्या संबंध है? अच्छा तो फिर आपको मैं चुपके से सच्चाई बता देता हूँ महाराज। असल में घटना यह है कि हमारा इस राज्य में चिट्ठी लेकर पूर्णिमा के पहले आना और उस चिट्ठी में हमारी फांसी का आदेश देना सभी जमींदार बाबू और हमारी साजिश है। असल में हमारे जो मुख्य पुरोहित है उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा है कि आज की पूर्णिमा तिथि पर हातिमपुर में जिसको फांसी पर झुलाया जाएगा वो अगले जन्म में हातिमपुर का राजा बनकर सिंहासन पर बैठेगा। राजतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए हम दोनों के बीच परीक्षा है कौन पहले फांसी पर झूलेगा, क्योंकि जो पहले झूलेगा हातिमपुर का सिंहासन उसका। आज हातिमपुर में कोई फांसी नहीं होगी। तुम्हारी फांसी का आदेश मैं रोकता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरा बेटा, ये मेरा पोता सिंहासन से वंचित हो जाए। ठीक है, सुनो मंत्री, नायब और गणेश को सम्मान के साथ कारागार से रिहा कर दो। उनको झोली भरकर पुरस्कार देकर उनके राज्य लौटने की इंतजाम करो। जो हुकुम महाराज। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। जय हुजूर की जय। जीत की घोषणा तो तुम्हारी होनी चाहिए गणेश। मामा और कुछ बोलेंगे? नहीं मतलब वही तुमको चिट्ठी लेकर भेजना, उस चिट्ठी में तुम्हारी फांसी का आदेश देना, ये सब कुछ मेरी ही साजिश थी गणेश। मैं देखना चाहता था तुम दोनों में से कौन बुद्धि लगाकर उन मुश्किल हालातों में से खुद को निकाल सकता है। हाँ, हर बार की तरह तुमने खुद को साबित कर दिया गणेश। सब कुछ आपका आशीर्वाद है हुजूर। क्या मामा, तुम्हारा और कोई सवाल है क्या? गणेश की काबिलियत पर और कोई सवाल नहीं है ना? मैं घर जाता हूँ, मेरा तबीयत बहुत खराब सा लग रहा है, समझे ना विभू?